अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में बहुत नागानी आफत आई हुई है सैलाब की सूरत में, और पाकिस्तान का इस वक्त 70% हिस्सा नाज़रीन पानी में डूबा हुआ है, और 30% हिस्सा नाज़रीन सिर्फ ऐसा है जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ये आफत नहीं आई। लेकिन नाज़रीन, हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इमरान खान साहब भी अपने जलसों में उसी तरीके से आबोताब से वो अब नज़र आते हैं। और अभी जो उन्होंने गुजरात में जलसा किया नाज़रीन, उसमें आपने देखा कि किस तरह से पंजाब हुकूमत के पूरे वसाइल इस्तेमाल हुए हैं। पंजाब हुकूमत का नाज़रीन जो हेलीकॉप्टर है वो उसने उनको बनीगाला से पिक किया और गुजरात में पहुंचाया, और गुजरात से जब उनका जलसा ख़त्म हुआ तो वो वापस उनको लेके बनीगाला गया। नाज़रीन, अब बात ये आती है कि वो किस हैसियत में आखिर वो इस्तेमाल किया जा रहा है हेलीकॉप्टर तो नाज़रीन उनके लिए एक जैसे वो पिक एंड ड्रॉप की एक रक्षा सवारी होती है, उन्होंने उनको उस तरह से नाज़रीन बना रखा है। अब नाज़रीन, उस वक्त जब मुझे याद पड़ता है कि जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उस मरियम नवाज़ साहिबा उनके घर में रहा करती थी, पीएम हाउस में रहा करती थी, तो यही इमरान खान साहब थे जो एतराज़ उठाते थे कि ये किस हैसियत से मरियम नवाज़ साहिबा उस घर में रहती हैं। हालांकि वो उनकी बेटी भी थी, बेटी की हैसियत से भी रह सकती थी। चले नाज़रीन, वो एक बात गुजर गई, लेकिन इमरान खान साहब अब बड़े मज़े से KPK का हेलीकॉप्टर भी हर जगह इस्तेमाल करते हैं। हमें नज़र आते हैं कि उसमें उड़ान भर रहे होते हैं। अब पंजाब हुकूमत का भी हमें नज़र आता है। हालांकि नाज़रीन, वो पंजाब हुकूमत जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं वो आपके और मेरे पैसों का है। हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते हैं, और उसका में जो पेट्रोल जलता है नाज़रीन वो हमारे पैसों का चलता है, लेकिन हम देखते हैं कि बड़ा बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त तकरीबन पंजाब पाकिस्तान का 70% हिस्सा सैलाब से अफेक्टेड है, और पंजाब में सूरत हाल बहुत बेहतर है। पंजाब के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि जो सैलाब की लपेट में हैं, लेकिन हम देखते हैं नाज़रीन कि परवेज़ इलाही साहब हमें कहीं नज़र नहीं आते, किसी रिलीफ काम में हमें नज़र नहीं आते, कहीं हमें लोगों के दरमियान नज़र नहीं आते, ना ही उनका बेटा मोहन्नस इलाही नज़र आते हैं। हाँ, मोहन्नस इलाही को नाज़रीन पिछले एक हफ़्ते से देखा गया कि किस तरह से वो कैंपेन कर रहे हैं, किस तरह से वो ट्विटर पे फ़ौरन ही ट्वीट करते हैं कि आज गुजरात जलसे के लिए हमने ये एहतमाम किया, इस तरह से कंटेनर बनाया गया, इस तरह से जलसागाह में लाइटिंग के अरेंजमेंट है। ये उन्होंने नाज़रीन वक्तन फ़वक्तन अपने लोगों को वो आगाह करते गए, लेकिन जो करने वाला काम था नाज़रीन हमें वो ना नज़र आए परवेज़ इलाही साहब, ना ही मोहन्नस इलाही साहब। तो परवेज़ इलाही साहब को नाज़रीन मंशा सिर्फ एक ही है कि ख़ान को खुश रखना है। जैसा कि हमने देखा था कि उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो अपने दूसरे जो कुलीग हैं, जो उनके सबॉर्डिनेट हैं, उनको कह रहे हैं कि बस यार ख़ान को खुश रखना है। और हमें नज़र भी यही आया कि गुजरात जलसे में जितनी उन्होंने वाफर मकदार में जितना पैसा लगाया था, कहा जा रहा है कि नाज़रीन 60-70 करोड़ रुपया गुजरात के जलसे में लगा, जिसमें जितनी एक तो गुजरात नाज़रीन कहा जाता है कि परवेज़ इलाही साहब का होम ग्राउंड ही है, तो उसमें जो इतनी जो लोग थे मुख्तलिफ़ एरिया से, उनको कहा जा रहा था कि ढो के वहाँ पे लाया गया, और ये भी सुनने में आया है कि फ़ी बंदा 2-2 हज़ार रुपये भी उनको दिया गया है, और उसके अलावा पिक एंड ड्रॉप और खाना वाना बहुत कुछ। यानी कि नाज़रीन पूरा परवेज़ इलाही साहब का मंशा ये थी कि इमरान खान साहब बहुत खुश होके तो गुजरात के जलसे से निकले, और वो बहुत खुश है कि निकले भी। दूसरे नाज़रीन, हम लोग देख रहे थे कि उन्होंने अपने जलसे में हाज़रीन से जब खिताब कर रहे थे कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सलाम के उन्होंने इतना अच्छा एयरवाई के मामले में फ़ैसला दिया है। तो एयरवाई के मामले में तो नाज़रीन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपने शहबाज गिल, वो जो उनके चीफ़ ऑफ स्टाफ थे, उनकी मट्टी रोन दी, लेकिन एयरवाई हमेशा याद रहेगा कि मुझे ये दुख हमेशा रहेगा कि किस तरह से रात 12 बजे मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल गए, और आज वो इन्हीं अदालतों के लिए कह रहे हैं कि सलाम है, इन्होंने हमारे एयरवाई की बंदिश ख़त्म करवा दी। यानी कि कड़वा कड़वा हप हप और मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, उस हिसाब से इमरान खान साहब चलते हैं। चलें नाज़रीन, ठीक है कि अगर वो कहते हैं कि सलाम है, तो अब वो आगे ये भी देखें कि अभी इनका एक और फ़ैसला भी वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है। 1 हफ़्ते की मोहलत दी गई है, अब उसमें भी चंद दिन ही रह गए हैं उनको अपना नया जवाब दाखिल करने में, जिसके मामले में भी बड़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अतर मिनल्ला का ये फ़ैसला भी नाज़रीन बड़ा ही तनकीद का निशाना भी बना हुआ है। और अतर मिनल्ला के हवाले से नाज़रीन एक बात ये भी मैं करती जाऊँ कि जब ARY की जब ये समात हो रही थी तो उसमें अतर मिनल्ला साहब ने ये तनकीद की कह लें आप, या शिकायत की कि मैंने उन बकौल उनके कि 3 जो बड़े क्रेडिबल सहाफ़ी हैं उन्होंने बताया है कि इमरान खान साहब के और अतर मिनल्ला साहब के जब वो कॉलेज फ्रेंड थे तो तब से इनकी दोस्ती भी है, और जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने
تو تب ان کے درمیان بھی اور اطہر من اللہ کے ساتھ بھی فون پر بات چیت ہوتی رہی ہے۔ تو انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اگر جن 3 صحافیوں نے یہ خبر دی اگر وہ مجھ سے تصدیق کر لیتے تو بہت بہتر ہوتا۔ تو ناظرین، جہاں تک تصدیق کی بات ہے، جس طرح سے چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں، تو مجھے یاد آ گئی احمد نورانی صاحب کی وہ بات یاد آ گئی کہ جب پاناما کا کیس چل رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ واٹس ایپ پہ وہ GIT کا جو معاملہ تھا، اور اس میں واٹس ایپ پہ ہی ناظرین جیسا کہ ڈیل کیا جا رہا تھا کہ ایک ISI کا ممبر ہوگا، ایک MI کا ممبر ہوگا، ایسے مختلف اداروں سے لوگوں کو اکٹھے کر کے وہ GIT بنائے گی۔ تو جب احمد نورانی صاحب نے اپنی یہ کہانی کو بریک کرنا چاہا تو انہوں نے چاہا کہ پہلے کنفرمیشن کر لی جائے اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے، آئی تھنک ثاقب نثار، ان سے۔ تو احمد نورانی صاحب نے ان کے گھر بھی فون کیا، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کی رجسٹری میں بھی انہوں نے اس نیوز کی کنفرمیشن کے لیے کانٹیکٹ کیا۔ تو وہاں پہ انہوں نے کہا گیا کہ ججز جو چیف جسٹس ہیں اس قسم کے معاملات میں بیان بازی نہیں دیتے۔ تو انہوں نے جب احمد نورانی صاحب نے جب یہ خبر شائع کر دی تو اس کے بعد ان پر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی لگ گئی۔ تو ناظرین، اب یہاں پر بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے اعزاز سید نے جب یہ خبر دی تو انہوں نے اس چیز کا برا منایا کہ مجھ سے تصدیق کر لی جاتی۔ تو اب انہوں نے تو خیر تردید کر دی ہے، لیکن دیکھتے ہیں ہم ناظرین، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اعزاز سید جو ہیں ان کا بھی ناظرین ہمارے سامنے ماضی ہے کہ ان کی بھی جو خبریں ہوتی ہیں وہ بڑی اتھینٹک ہوتی ہیں اور وہ بڑے سوچ سمجھ کے کوئی بھی خبر دیتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین، اب جو بال ہے وہ اعزاز سید کی کورٹ میں ہے کہ اب وہ اس کو کس طرح سے کھیلتے ہیں، آیا وہ اس کو مانتے ہیں اس چیز کو، یا وہ اپنی بات پر قائم رہتے ہیں۔ دوسرے معاملے میں ناظرین، وہاں پہ بھی اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ FIA نے بہت تحقیقات کری ہے اور ایسے ہوش ربا قسم کے الزامات سامنے آ رہے ہیں کہ اربوں کے حساب سے ناظرین گھپلے کیے گئے ہیں، اور ایسے اکاؤنٹ کے ساتھ وہ روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے کہ جو عمران خان صاحب کے اپنے تھے اور ان کی مرضی سے وہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ لیکن ناظرین، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو فالورز ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو ہم لوگ ناظرین یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ عمران خان صاحب سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن کرپٹ نہیں ہو سکتے۔ اور رہی صحیح کثر ناظرین، جو ان کی یہ اس بات کی اس پہ مہر ثبت ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے، صادق اور امین ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ثاقب صاحب نے ان کو ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے کہ جناب یہ صادق اور امین ہے۔ لیکن ناظرین، میرا یہ خیال ہے کہ جو صادق اور امین کا جیسی جو بات ہے نا ناظرین، میرا نہیں خیال کہ اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی صادق اور امین ہے، تو میرا نہیں خیال۔ لیکن چلیں ناظرین، ثاقب نثار صاحب تو جیسے کہ ان کے اپنے ہی تھے، وہ ہم خیال ججز تو ان کے پہلے بھی تھے اور ابھی بھی ہیں، تو انہوں نے ایک ان کو مہر لگا دی تھی کہ یہ صادق اور امین ہے، حالانکہ انہوں نے بہت سی جائیدادیں بنائیں اور وہ ساری جائیدادیں انہوں نے اپنی بہن کے نام پر کر دیں۔ اس کے بعد ناظرین، جب ان کی اپنی حکومت تھی عمران خان صاحب کی، تو اس وقت جب ادارے بھی ان کو ناظرین یہی سوچ کے لے کر آئے تھے کہ یہ تو بڑے ہی کرپشن سے پاک ہیں، اور نواز شریف صاحب بہت کرپٹ ہیں، زرداری صاحب بہت کرپٹ ہیں، انہوں نے بہت آزما لیا ان کو، چلیں اب عمران خان کو ہم آزماتے ہیں۔ لیکن جب عمران خان صاحب کی ناظرین کرپشن سامنے آئی، عثمان بزدار کی جب کرپشن سامنے آئی اور اس میں فرح گوگی کا نام شامل آیا، اور فرح گوگی کے جو ناظرین تانے بانے تھے وہ بنی گالا میں ان کی بیگم سے جا کے ملتے تھے، تو ناظرین اس وقت جو DG FIA تھے عاصم منیر، انہوں نے پھر عمران خان سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ ذرا اپنے گھر کی طرف بھی جائزہ کیجئے، اس طرح سے کرپشن کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ تو ناظرین، عمران خان صاحب نے اس وقت بہت اس چیز کا برا منایا اور کہا کہ فرح ہمارے گھر کا فرد ہے، آپ نے اس پر الزام لگایا۔ خیر، عمران خان صاحب نے خاموشی سے پھر کیا کارروائی کی کہ ان کا ٹرانسفر کر دیا، اور اس کے بعد ناظرین ان کو جنرل فیض حمید کو ان کی جگہ پہ اپوائنٹ کیا گیا، اور اس کے بعد تو آپ جانتے ہیں جنرل فیض حمید کے ساتھ ان کی کتنی دوستی تھی کہ ان کو سپورٹ کرتے کرتے، ان کو بچاتے بچاتے وہ خود اپنی PM شپ سے فارغ ہو گئے۔ ناظرین اس کے بعد ناظرین جب تک کوئی انسان حکومت میں ہوتا ہے تب تک تو ہر چیز دبی ہوتی ہے، سامنے کرپشن کے کیسز سامنے نہیں آتے، لیکن ان کے زمانے میں بھی ناظرین مجھے یاد آ رہا ہے بلین ٹری کا جو کرپشن کیس وہ سامنے ہمارے آیا تھا، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا عمران خان صاحب نے کہ KPK میں انہوں نے 1 ارب درخت لگائے، حالانکہ وہ 1 ارب بھی نہیں تھے، وہ آئی تھنک 25 کروڑ سے بھی ناظرین کم ہی درخت تھے جو انہوں نے شور مچایا ہوا تھا۔ کہ اس کے علاوہ ناظرین ابھی کچھ دنوں پہلے KPK میں جو ٹیکسٹ بک بورڈ کا اسکینڈل ہے وہ بھی سامنے آیا، ابھی اس کی ساری تفصیلات سامنے نہیں آئیں، جیسے جیسے تفصیلات ناظرین سامنے آتی ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین BRT اسکینڈل بھی آپ کو یاد ہوگا، جس میں اربوں کے گھپلے سامنے آئے، وہ بھی انہی کے دور کا اسکینڈل تھا۔ اب بجلی کا اتنا بحران آیا،
हाइड्रल पावर प्लांट नाज़रीन नवाज शरीफ साहब लगा के गए थे, जिसके तहत नाज़रीन सस्ती बिजली पैदा होनी थी। तो वो उसके आप देख लें वो मंसूबे नामुकम्मल पड़े हैं, उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं है। रज़ाक दाऊद जो इनके अपने थे और बाबर नदीम ने नाज़रीन इन्होंने महंगा जो है वो पावर प्लांट लगाए जिनमें फर्नेस ऑयल जलता था, और इस फर्नेस ऑयल की जो नाज़रीन जो कीमत है नाज़रीन वो अब हम अपने फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में हम लोग पूरी कर रहे हैं, जो अब हमारे ऊपर उसका ख़र्चा पड़ा है। इसके अलावा नाज़रीन इनके ज़माने में कोयले से बिजली पैदा करने का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, जिसके नाज़रीन जो रिवॉल्विंग जो अकाउंट में इसको पेमेंट की जानी थी वो पेमेंट नहीं की गई। और ये नाज़रीन ये जो कोयले से बिजली बनाने वाला जो एक प्लांट था, ये इसको नाज़रीन सी पैक का हिस्सा था। तो जब चाइना ने भी देखा कि इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसने भी ये अपने मंसूबे बंद कर दिए। तो नाज़रीन बहुत से ऐसी चीज़ें हैं कि बस सुनता जा सर धुनता जा, जो हमें इस हुकूमत की इमरान खान साहब के दौर में नज़र आते हैं। करप्शन के मेगा स्कैंडल नज़र आते हैं, जो उस वक्त तो हमें नज़र नहीं है, लेकिन अब इसके बाद जो हमें आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आ रहे हैं। नाज़रीन इमरान शहबाज शरीफ ने भी जो दी है सब्सिडी दी है कि 300 यूनिट वालों के लिए बिजली फ्री है, इसको भी नाज़रीन बहुत अच्छी नज़र से देखा जा रहा है। और यकीनन IMF को भी इस बात पे एतराज़ नहीं होगा। एतराज़ नाज़रीन इसलिए नहीं होगा कि IMF ये कहता है कि अगर आपके पास बजट नहीं है, आपके पास इतनी इनकम नहीं है और आप फिर भी सब्सिडी देते हैं, IMF को एतराज़ वहाँ पर होता है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर आपने इतनी रकम एलोकेट की हुई है और आप मुख्तलिफ ज़राओं से रकम को हासिल करके अगर आप अपनी आवाम को ये सब्सिडी दे रहे हैं, ये सहूलत दे रहे हैं, तो यकीनन IMF को भी उस चलते चलते नाज़रीन आखिर में एक और ख़बर का जिक्र करती चलूँ कि शौकत तरीन साहब ने जैसे कि बोल्ड TV को, बोल्ड चैनल को इंटरव्यू दिया, और एक हफ़्ते बाद नाज़रीन शौकत तरीन साहब को याद आया कि उनके ऊपर गद्दारी के एलिगेशन लग रहे हैं, और शाहिद खाकान अब्बासी को उन्होंने जवाब दिया कि मैं गद्दार नहीं हूँ। और उन्होंने फिर नाज़रीन बताया कि वो जो उनकी ऑडियो लीक हुई है वो सारा के सारा वो फेक है, वो सही नहीं है, लेकिन अब उसके ऊपर भी फ्रांसिक के लिए दे दी गई है, लेकिन नाज़रीन उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि वो रियल ही है। तो एक हफ़्ते बाद नाज़रीन इनको याद आया शौकत तरीन साहब को कि मेरे ऊपर ये एलिगेशन लग रहा है, और उसके अलावा उन्होंने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उसमें भी उन्होंने अपने बाप दादा की और सबकी जो अच्छी अच्छी बातें थी उन्होंने वो सामने रखी कि उन्होंने किस तरह से इस मुल्क की खिदमत की है। लेकिन नाज़रीन कहा जाता है कि अगर आप दूध में एक छींटा दही का डाल दें तो वो सारा का सारा दही बना के रख देती है दूध को। तो बेशक इनके अच्छे कारनामे होंगे, लेकिन जो इन्होंने ये ऑडियो लीक की सूरत में हमारे सामने आया, इन्होंने इनके सारी नाज़रीन जो इनकी हिस्ट्री है उसको दागदार कर दिया है। तो नाज़रीन उम्मीद ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को ऐसे लोगों से और इस किस्म की साजिश करने वाले लोगों से महफूज रखे, पाक रखे। अगर नाज़रीन आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।